हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 का लेसन 2, जिसका नाम है एम्प्लॉय ग्रीवेंस HRIS एंड EHRM। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंस के बारे में। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायतें, कि एम्प्लॉय की क्या क्या शिकायतें होती हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं HRIS के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं EHRM, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब चलिए हम जरा एम्प्लॉय के ग्रीवेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब देखिए, इतनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, इतनी सारी कंपनीज होती है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और इनमें कई सारे वर्कर्स काम करते हैं। अब वर्करों की भी ना बहुत सारी शिकायतें होती हैं। वर्किंग कंडीशन को लेकर हो सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, उनकी सैलरी वगैरह को लेकर भी, बेनिफिट्स वगैरह को लेकर, तो ऐसी कई सारी शिकायतें उनकी हो सकती हैं। अब देखिए, ऐसे में क्या होता है कि जो यूनियन होती है इन वर्कर्स को एक मीडियम प्रोवाइड करवाती है। मीडियम क्या होता है? जो ग्रीवियंस का प्रोसीजर होता है, यानी शिकायत की जो प्रक्रिया है ना, उसका एक मीडियम प्रदान करती है कि मतलब जितने भी वर्कर, उनकी जो भी समस्या है वो डायरेक्ट जो टॉप मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और बदले में अपने लिए जो भी उनकी शिकायत है ना, उनके लिए रिटर्न आंसर मांग सकते हैं। और देखिए, ये जो मीडियम है जो प्रोवाइड किया जाता है, ये एग्रीमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा? यूनियन के द्वारा। तो इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जो भी अगर किसी वर्कर की शिकायत होगी तो उसको जो भी आंसर मिलेगा वो रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। अब देखिए, जो कीथ डेविस है ना, उन्होंने ग्रीवेंस को डिफाइन करते हुए बोला है कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपने एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में जो भी पर्सनल इनजस्टिस को फील करता है, चाहे वो रियल हो या इमेजिन्ड हो, बस वो जो फीलिंग, वो इनजस्टिस को जो फील करता है ना, वो जो इनजस्टिस उसके साथ हुआ है, वो जो फीलिंग है, वो इसी को बोला है कि वो ग्रीवेंस है। तो देखिए, जो ग्रीवेंस होता है ना, एक टाइप की ऐसी ह्यूमन सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपने क्या अनफेवरेबल फील करता है। मतलब उसे ऐसा फील होता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उसको जो ये फील होता है ना, जो सिचुएशन होती है, तो इसी को बोला जाए ग्रीवेंस। मतलब देखिए, आपको शिकायत कब होती है? जब आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो, है ना, जब आपके साथ कोई बुरा हुआ हो, आपके साथ जो भी हुआ है वो अनफेवरेबल है, तो इसके लिए आपको क्या शिकायत होती है। तो इस शिकायत क्या होती है? यही ग्रीवेंस होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ग्रीवेंस का एक टाइप की ऐसी ह्यूमन सिचुएशन है जिसमें जो भी एम्प्लॉय या जो भी व्यक्ति है वो अपने लिए इनजस्टिस को फील करता है। वो ऐसे फील करता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो इनजस्टिस हुआ है। अब देखिए, ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो ग्रीवेंस है ना वो अराइज होता है। तो देखिए, वॉयलेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो देखिए, एम्प्लॉय की जो सबसे पहली शिकायत होती है वो किसके लिए होती है? मैनेजमेंट के लिए होती है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या फिर जो हम वर्किंग कंडीशन है वो हमारी बहुत ज्यादा पुअर है, यानी गंदगी है ना। क्योंकि देखिए, जब भी एम्प्लॉय सबसे पहले जब काम करने जाएगा तो वो आसपास का माहौल देखेगा, वर्किंग कंडीशन देखेगा, तो सबसे पहले जो शिकायत जहां से राइज होती है वो क्या होती है? वर्किंग कंडीशन। उसके बाद कंपनी रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। अब कंपनी के ऐसे कोई रूल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको शिकायत हो सकती है ना, कोई ऐसा रूल जो आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको शिकायत हो सकती है। अगला है कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। तो देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है जब आप कंपनी के मालिक से, जो जितने भी एम्प्लॉइज है ना, वो बार्गेनिंग करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, तो वो बार्गेनिंग चलती है सैलरी के ऊपर। तो इसके ऊपर भी एक एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट को लेकर भी जो एम्प्लॉय है उसको शिकायत हो सकती है। और देखिए, कुछ लेबर लॉ होते हैं। लेबर लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो ये लेबर लॉ को लेकर भी एम्प्लॉय को शिकायत हो सकती है। अब देखिए, अगली शिकायत हो सकती है नेचुरल रूल ऑफ जस्टिस। तो देखिए, नेचुरल रूल ऑफ जस्टिस क्या है? सबके साथ समान व्यवहार करना, सबको समान अपॉर्चुनिटी देना। तो ऐसे में एम्प्लॉय की शिकायत हो सकती है कि अगर उसको समान व्यवहार ना किया जाए, उसके साथ इनजस्टिस किया जाए, तो ऐसे में उसको शिकायत हो सकती है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए बताया गया अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रमोशन। अब देखिए, आपने भी देखिए सेम मेहनत करी, दूसरे ने भी सेम मेहनत करी, लेकिन उसका प्रमोशन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या है? जो एम्प्लॉय है उसको शिकायत तो होगी। तो ये सारे कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो शिकायतें हैं वो उत्पन्न होती है ना, जिसका मतलब है कि जो ग्रीवेंस है वो राइज होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है सोर्स ऑफ ग्रीवेंस। अब देखिए, जो ग्रीवेंस है उसका पहला सोर्स हो सकता है मैनेजमेंट पॉलिसीज, क्योंकि जो भी कंपनी होती है, जो भी मैनेजमेंट होती है, उनकी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। तो जो मेन चीज जो यहाँ से शिकायतें अराइज होती हैं वो पॉलिसीज को लेकर होती हैं। जैसे कि देखिए, वैगेज रेट और स्केल ऑफ पे। मतलब पहला तो सबसे पहली जो आपकी शिकायत होगी वो सैलरी को लेकर होगी। अगर आपको पर्याप्त सैलरी नहीं मिल रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पे शिकायत आएगी। फिर ओवर टाइम, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं फिर भी आपको सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर आपको सैलरी नहीं मिल रही है फिर भी आप ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो भी शिकायत हो सकती है। अगला है लीव। अगर आपको मतलब छुट्टी चाहिए लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिल रही है तो आपको शिकायत हो सकती है। या फिर ट्रांसफर, इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ द वर्क विद द जॉब। अब देखिए, आपका ट्रांसफर कर दिया जाए या आपको ऐसी जॉब दे दी जाए जो आपके बिल्कुल मैच नहीं होती है आपके काम को लेकर, मतलब जो आपकी स्किल है, नॉलेज है, लेकिन वो आपकी जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो ऐसे में शिकायत हो सकती है। अगला हो सकता है सीनियोरिटी, प्रमोशन एंड डिस्चार्ज।
तो देखिए सीनियोरिटी का मतलब होता है कि मतलब सीनियर्स को ज्यादा प्रिविलेज देना, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा, ऐसे कर्मचारी जिनकी उम्र हो गई उनको ज्यादा प्रिविलेज देना, छोटों को बिल्कुल पूछना मत। या प्रमोशन को लेकर आपका जो प्रमोशन हो रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, या फिर डिस्चार्ज आपको बिना बताइए ऐसे जॉब से निकाल देना, तो ऐसे में कई सारी आपकी शिकायतें हो सकती हैं। लैक ऑफ करियर प्लानिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्लान, लैक ऑफ रोल क्लैरिटी, मतलब देखिए आपका कोई करियर प्लान ही नहीं है या फिर कोई डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है कंपनी का, है ना। और आपका जो रोल है, मतलब आप कंपनी में क्या काम करते हैं वो क्लैरिटी ही नहीं है, तो ऐसे में कई सारे शिकायतें आपकी हो सकती हैं। तो देखिए ये सारे जो सोर्सेस थे ना, किससे रिलेटेड थे, मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड थे। अब हम देखने वाले हैं वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं। पहला है अनरियलिस्टिक। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज्यादा कर दे जो अनरियलिस्टिक होती है, मतलब वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी अपना एफर्ट डाले, लेकिन वो अचीव नहीं कर सकता, तो इसी को बोलते हैं अनरियलिस्टिक। तो ऐसे में उसको शिकायत हो सकती है कि मैं इतना अचीव ही नहीं कर सकता, फिर भी आप मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी उसकी शिकायत हो सकती है। शिकायत का अगला कारण हो सकता है प्रॉपर टूल का ना होना, मतलब आप जो काम कर रहे हैं वो आपके पास प्रॉपर टूल ही नहीं है, तो मशीन ही नहीं है, इक्विपमेंट ही नहीं है ना, जॉब से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए तो टूल तो इंपॉर्टेंट होंगे, मशीन इंपॉर्टेंट होगी, उनके बगैर आप जॉब ही नहीं कर पाएंगे, तो इससे रिलेटेड शिकायत हो सकती है। अगला है टाइट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन थोप देना, है ना, एम्प्लॉइज के ऊपर, तो एम्प्लॉय के ऊपर ये थोप देना कि हमें क्या है, ये प्रोडक्शन आज ही आज में चाहिए, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय है उसकी शिकायत हो सकती है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती इतना सारा प्रोडक्शन थोपा जा रहा है। मतलब एक लिमिट होती है ना कि मतलब एक दिन में इतना काम हो सकता है, आप जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा काम घुसाएंगे तो ऐसे में दिक्कत होगी। अब अगला कारण हो सकता है कि जो वर्क प्लेस है उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो, है ना, फिजिकली भी हो सकती है और एनवायरमेंटली भी हो सकती है। अब जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ कुर्सी पे बैठ रहे हैं उस कुर्सी वो हिलती रहती है कुर्सी, या आप टेबल वो क्या बहुत पुरानी हो चुकी है, टूटने को हो रही है, पूरी उखड़ गई है टेबल, या जो लैपटॉप आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर काम कर रहे हैं उसमें वायरस वगैरह या हैंग हो जाता है, तो ये सब आपकी जो फिजिकल हो सकती है ना। या फिर जो लाइटिंग होती है वो लाइटिंग क्या है, खराब हो जाती है बार बार, है ना, जो एयर है वहाँ के आसपास बहुत बदबू वगैरह आती है या पॉल्यूटेड है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगला कारण हो सकता है नेगेटिव अप्रोच टू डिसिप्लिन। अब देखिए नेगेटिव अप्रोच में ये आ सकता है कि जो मैनेजर होता है वो डिसिप्लिन बनाने के लिए एम्प्लॉय पे चिल्ला देता है ना, कभी कभार चिल्ला देता है, गुस्सा करता है ताकि डिसिप्लिन बना रहे, तो ऐसे में जो एम्प्लॉय है उसको शिकायत हो सकती है कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती चिल्लाते हैं, है ना। अब देखिए अगला सोर्स है ग्रीवेंस रिजल्टिंग फ्रॉम पर्सनल फैक्टर। अब हम देखेंगे क्या क्या पर्सनल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से शिकायतें हो सकती है। देखिए नैरो एटीट्यूड। तो देखिए नैरो एटीट्यूड होता है जिसकी सोचने समझने की क्षमता सीमित होती है, जो एक लिमिट तक ही सोच सकता है, मतलब जिसमें ज्यादा सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, अक्सर उसी को क्या सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अगला कारण हो सकता है ओवर एम्बिशन। अगला कारण हो सकता है ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी। अब देखिए जिसमें जितना ज्यादा ईगो होगा, जितना घमंड होगा, जितना वो अहंकारी होगा, उसे उतनी ज्यादा ही दिक्कत होगी। तो हमने तीन टाइप के सोर्सेज देखे, पहला क्या था मैनेजमेंट पॉलिसी, दूसरा था वर्किंग कंडीशन और तीसरा था पर्सनल फैक्टर, तो ये तीन टाइप के सोर्स होते हैं। अब हम देखेंगे ग्रीवेंस प्रोसीजर, मतलब अब हम जानेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय को शिकायत है ना, वो शिकायत करना चाहता है तो कैसे शिकायत कर सकता है। अब देखिए शिकायत करने के दो रास्ते हो सकते हैं, पहला तो है ओपन डोर प्रोसीजर और दूसरा है स्टेप लैडर प्रोसीजर। तो देखिए आप नाम से ही समझ गए होंगे, ओपन डोर का मतलब है जब आप डायरेक्ट जाके अपनी समस्या बता देते हैं, और स्टेप लैडर का मतलब होता है जब आप अपनी बात किसी पहले व्यक्ति को बताएंगे, फिर वो दूसरे अपने बड़े अधिकारी को बताएगा, फिर वो अपने बड़े अधिकारी को बताएगा, तो एक स्टेप लैडर बनी रहती है जो अपने बड़े बड़े से बताते रहते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं और यहाँ पे क्या होता है आप पहले छोटे वाले से बात करेंगे, फिर अपने बड़े से बात करेगा, फिर अपने बड़े से बात करेगा। तो देखिए पहला देखिए ओपन डोर पॉलिसी। अब इसमें देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत होती है तो वो डायरेक्ट जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना उससे जाके बात कर लेता है और जो भी समस्या है उनको बता देता है और डायरेक्ट उनसे जो भी उनका रिप्लाई है वो ले लेता है। अब देखिए ये जो प्रोसीजर है ना, अब ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है, क्योंकि अगर देखिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं ना, डायरेक्ट आप अपनी मालिक से बात कर सकते हैं अगर छोटी कंपनी है तो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है तो वहां पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए जो स्टेप लेडर प्रोसीजर होता है ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जो भी एम्प्लॉय है जो भी अपनी शिकायत करना चाहता है वो स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रोसीजर जो भी शिकायत उसको स्टेप बाय स्टेप ले जाता है। तो सबसे पहले देखिए किसी और अपने मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर अपने जो भी उसका सुपरवाइजर है उसको बताएगा, फिर सुपरवाइजर कंपनी के मालिक को बताएगा, तो ऐसे ऐसे जो है ना वो चलती रहती है। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए फर्स्टली बोला गया पहले आप किसको बताएंगे, अपने सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को फोरमैन भी बोलते हैं। अब देखिए जो एम्प्लॉय है वो अपने सुपरवाइजर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी शिकायत फिर जो डिपार्टमेंट का हेड है उसके पास लेकर जाएगा। तो देखिए अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर उसके बाद वो किसके पास जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास। अब देखिए अगर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उससे भी बात नहीं बनती है तो फिर वो अपनी शिकायत को लेकर जाएगा वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के पास। तो देखिए आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करवाना, यानी बीच का रास्ता निकालना। तो देखिए फिर जब इनके पास ये जाते हैं तो ये जो फैसला करते हैं तो ये दोनों पक्षों को मानना पड़ता है,
जो मतलब कंपनी है और जो एम्प्लॉय है, जो ये जो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जो भी फैसला करेंगे दोनों को मानना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया, ओपन वाले में हम डायरेक्ट जाते हैं और स्टेप लैडर वाले में हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब हम देखेंगे HRIS को, जिसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टाइप का ऐसा सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया है ताकि वो इंफॉर्मेशन को सप्लाई कर सके। किसको करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको सारी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेगा। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से जो मैनेजमेंट है वो अपना जो भी काम है वो इफेक्टिवली कर सकेगी। तो देखिए जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो ऐसे में उसमें कई सारे ना लेवल्स होते हैं। तो ऐसे लेवल्स को मैनेज करने के लिए तो जो मैनेजमेंट है उसको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है? ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी इंफॉर्मेशन की मदद से जो मैनेजमेंट है वो अपने जो भी डिसीजन है वो ले पाती है। और इस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या होता है कि जो डिसीजन है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है, मतलब एक अच्छा डिसीजन इंफॉर्मेशन की मदद से लिया जाता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए आज के टाइम पे जितनी भी कंपनी और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कंप्यूटर कितना एडवांस होता है, कितना फास्ट होता है। तो कंप्यूटर की मदद से क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है उसकी जो कैपेबिलिटी है वो एम्पलीफाई हो जाती है, नहीं बढ़ जाती है। तो यानी जो मैनेजर होता है ना वो अपने एम्प्लॉइज को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर सकता है, उन पे नजर रख सकता है ना, उस पर देख सकता है कि जो एम्प्लॉय वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, कौन सी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो। तो जो मैनेजर है उनको कंट्रोल कर सकता है, उन पर नजर रख सकता है। तो कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो अपना काम इफेक्टिवली कर सकते हैं। अब देखिए जो कंप्यूटराइज्ड HRIS है इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना और जो लोगों की मूवमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करना। अब चलिए देखते हैं इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला काम और सबसे मेन काम क्या है? राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर प्रोवाइड करवाना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको सप्लाई करना, वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही है उसके लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े। अगला ऑब्जेक्टिव होता है टू यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोसेसिंग डाटा। तो देखिए जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए ये जो मेथड होता है बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। और देखिए जो कंप्यूटराइज्ड HRIS होता है ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। जो ये इंफॉर्मेशन देता है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है और सिक्योरिटी के साथ ही प्रोवाइड करवाता है। और देखिए इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रखने के लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है। अब जरा इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी था ना, जॉब डिस्क्रिप्शन की फोटो दिखाई थी कैसा होता है, उसमें सारी क्या जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? यही HRIS देता है। अगला HR प्लानिंग। अब देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब की जाती है तो कई सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में इस सिस्टम का यूज किया जाता है। अगला है स्टाफिंग, मतलब स्टाफ को मैनेज करने के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, तो इस सिस्टम का यूज किया जाता है। सक्सेशन प्लानिंग, मतलब देखिए ये पोस्ट किसको दी जाए, है ना, मैनेजर की पोस्ट मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को दी जाए तो उसके लिए इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ऐसे में भी इस सिस्टम का यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन, जब हमें किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन पता चलती है तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि एम्प्लॉय कैसा है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन की वजह से हमें एम्प्लॉय के बारे में पता चल जाता है, फिर हमें पता चल जाता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो पोस्ट के लिए लायक है कि नहीं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जितने भी एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग करनी है और उनका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देखिए जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, यानी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उनका मूल्यांकन करेंगे, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, है ना। इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, स्किल कैसी है, उसके बारे में हर चीज पता चलती है। जॉब एवोल्यूशन। अब आपको जॉब के बारे में पता लगाना है, जॉब कैसी है क्या है, उसके लिए भी हमें सिस्टम की जरूरत होती है। कंपनसेशन। अब देखिए किस एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देना है, किसको नहीं देना है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? यही सिस्टम देता है। ऑर्गेनाइजनल क्लाइमेट एनालिसिस। अब देखिए क्लाइमेट कैसा है, मतलब जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन भी सिस्टम देता है कि किसकी कंडीशन अच्छी है, किसकी कंडीशन खराब है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कितनी जगह पर ये यूज किया जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं EHRM। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखिए जो EHRM है किनके बीच में यूज होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में यूज होता है, मतलब जो जॉब देता है और जो जॉब करता है उन दोनों के बीच में कोई भी अगर सिंपल एक्सचेंज हमें करना है इन्फॉर्मेशन का, तो हम इसका यूज करते हैं EHRM का। तो मतलब ये जो EHRM है एक टाइप की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, इसका काम होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन एक दूसरे को देना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का। अब मान लीजिए कोई अगर एम्प्लॉयर है उसको कंपनसेशन देना है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है अब सारे एम्प्लॉय को देनी है, तो कौन देगा? EHRM देगा। कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई हो या कोई भी नोटिस हो गया हो, है ना, कोई भी रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, तो ये इसी का यूज किया जाता है। और अब देखिए दोनों में अंतर समझिए, जो HRIS था, है ना, वो वाला जो सिस्टम था वो बड़े कामों के लिए यूज होता था, जो मैंने आपको ऊपर इतने सारे इंपॉर्टेंट काम बताए उनके लिए बड़े बड़े कामों के लिए यूज होता था। लेकिन जो EHRM है ये छोटे कामों के लिए यूज होता है, जो छोटी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई नोटिस दे देना,
कोई कंपनसेशन के बारे में बता देना कि किसको कितना मिलने वाला है ना, या छोटी कोई इन्फॉर्मेशन कोई डील करना हो तो छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए यूज होता है EHRM। तो देखिए जो EHRM है कौन कौन सी अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि पेरोल, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, हायरिंग एक्सेट्रा। तो मतलब इसमें यही सिंपल चीजें होती है कि किसको कितनी सैलरी मिलने वाली है, एम्प्लॉय की जो बायोडाटा था ना एम्प्लॉय का वो सारा मेंटेन करके रखता है, किसका क्या नाम है, किसकी क्या उम्र है, कौन कहाँ रहता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करता है, उसको देखता है। ट्रेनिंग देने का काम इसका होता है ना, जो EHRM होता है जितने भी एम्प्लॉय उनको ट्रेनिंग देता है, और हायरिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देखिए इसका पहला एडवांटेज है प्रोवाइडिंग सर्विस इफिशिएंटली, मतलब ये जो भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाता है वो काफी बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करवाता है, और ये पैसे बचाने में हेल्प करता है, और जो एम्प्लॉय का जितना भी डाटा है उसको मेंटेन करके रखता है, उनका नाम, एड्रेस, जो आप जब भी जॉब करने में अपने जो बायोडाटा देते हैं ना उसको मेंटेन करके रखता है। और देखिए डाटा को अगर हमें क्विक एनालिसिस करना है तो उसमें भी ये हेल्प कर सकता है, और जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करता है। अब देखिए इसके डिसएडवांटेजेस। तो पहला डिसएडवांटेज है इन्वॉल्वमेंट ऑफ हाई कॉस्ट एंड फंड। अब देखिए एक काम ही क्या करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, यानी ऑनलाइन काम करता है। अब ये वेबसाइट भी हो सकती है, एक टाइप का प्रोग्राम भी हो सकता है, तो इसको बनाने के लिए भी क्या पैसे चाहिए रहते हैं, तो इसके लिए हाई कॉस्ट लगती है और काफी सारे फंड चाहिए रहते हैं इसको बनाने के लिए। और देखिए जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, जो बड़े काम के लिए HRIS का यूज किया जाता है, और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल जो बातें होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको सिक्योर रखता है। लेकिन जो EHRM ये छोटी छोटी चीजों को मतलब उस एक्सचेंज के लिए होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्फिडेंशियल हमें बात करनी है, किसी को बतानी है, तो उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है वो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। और देखिए कंपनी अगर इसका यूज करती है EHRM का अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए, तो उनको भारी खर्चा करना पड़ता है। अगला है डाटा कैन बी अटैक्ड। तो अब देखिए ये नॉर्मल चीजों के लिए होता है, इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी वो ऐसी लो होती है, तो जो डाटा है उस पर अटैक किया जा सकता है। अब देखिए इसके 3 टाइप होते हैं, पहला होता है ऑपरेशनल, दूसरा होता है रिलेशनल, और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो सबसे पहले देखिए ऑपरेशनल। तो देखिए जो ऑपरेशनल EHRM होता है ये मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब किसी को सैलरी देनी हो, एम्प्लॉयज का जो पर्सनल डाटा है उसको मेंटेन करना हो, तो उनके लिए इस EHRM का यूज किया जाता है। और ये जो ऑपरेशनल EHRM सिस्टम होता है इसका मेनली यूज किया जाता है ताकि जो HR प्रोफेशनल होते हैं वो अपने वर्क को सिंप्लीफाई कर सके, मतलब जितना भी हार्ड वर्क हो उसको सिंपल फॉर्म में कर सके। दूसरा होता है रिलेशनल, तो इसका मेनली यूज किया जाता है बिजनेस प्रोसीजर्स के लिए। अब देखिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है या हमें एम्प्लॉयज को हायर करना है, उनकी परफॉर्मेंस को सुधारना है, तो मेनली इस EHRM का यूज किया जाता है। ये जो सिस्टम होता है मेनली जो कम्युनिकेशन है और जो इंटरेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। जो HR स्पेशलिस्ट होते हैं ना वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं और इंटरेक्ट कर पाते हैं वर्कर के साथ। और हमारा तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो मेनली इसका काम होता है स्ट्रेटेजी को बनाना, है ना, जितनी भी HR एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी स्ट्रेटेजी बनाई जाती है मेनली उनके लिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है। अब जैसे कि नॉलेज मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन हो गया, तो ये कुछ टाइप के एग्जांपल है जिसके लिए इस प्रोग्राम का यानी इस सिस्टम का यूज किया जाता है। और देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ये डिपेंड करता है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए इनमें से किस EHRM का यूज करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।